अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ लेबर। ठीक है। अब ये जो डिस्प्यूट हो सकता है हम जानते हैं, तीनों के बीच में हो सकता है, वर्कर वर्कर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में, है ना। और ओवर किसके ऊपर? डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट एंड टर्मिनेशन। ये 4 कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और एंड टर्मिनेशन। ले ऑफ, ले ऑफ क्या है? ले ऑफ इज टेम्परेरी फेल्यूर इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल पावर, रॉ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, मशीनरी ब्रेकडाउन, नेचुरल कैलेमिटी एंड अदर रीजन, अदर कनेक्टेड रीजन। मतलब इसमें वो रीजन भी आ सकता है जब अगर स्लो डाउन है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो भी। ठीक है। तो ले ऑफ नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्कर ड्यूटी को रिपोर्ट करता है लेकिन अगर विद इन 2 आवर्स उसको वर्क नहीं दिया गया तो उस हाफ के लिए वो ले ऑफ हो जाएगा। अगर अदर हाफ में उसको वर्क दिया गया तो फिर हाफ डे के लिए ले ऑफ होता है। अगर नहीं दिया गया तो फुल डे के लिए ले ऑफ होता है। आगे बढ़ते हैं। रिट्रेंचमेंट की बात डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा कोई अगर एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है किसी एम्प्लॉय को, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, एक्सपायरी और नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ। ये सारे तो पहले थे, ये वाला फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट नया आया है। टर्मिनेशन, कंप्लीशन ऑफ द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट। ठीक है। तो अगर कोई ये सब की वजह से बाहर होता है तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेजेस की बात करी जाए तो वेजेस में बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस अगर कोई है तो इसमें आता है, लेकिन इसमें बोनस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, कमीशन, ग्रेचुटी, पीएफ कंट्रीब्यूशन है ना, पीएफ कंट्रीब्यूशन अनलेस एक्सीडेड स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब इसमें क्या है कि ये बोनस, एचआरए, ओवर टाइम, कमीशन, ग्रेचुटी, पीएफ, ये सारे वेजेस में नहीं आते। वेजेस में क्या आता है? बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। लेकिन अगर ये जो हटाया है, मान लो ये जो टोटल है ये 100 रुपये है ना, और ये हटाया है मान लो 70 रुपये हटा दिया उसमें से, तो ये 70 रुपये क्योंकि 100 का 50% से ज़्यादा है, तो इसमें से जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गए 50 रुपये में से, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हो गए ये इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। 120 रुपये अब वेजेज मानी जाएगी। मतलब क्या है? इफ एक्सक्लूडेड आइटम इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल रिम्यूनरेशन, ठीक है, एक्सेस एडेड बैक टू द वेजेस। टोटल रिम्यूनरेशन का 50% से ज़्यादा है अगर ये एक्सक्लूडेड आइटम्स, ठीक है, तो फिर उसमें एक्सेस को वेजेस में ऐड कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्कर की बात करी जाए, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री फॉर मैनुअल, टेक्निकल, क्लेरिकल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड इंक्लूडिंग वर्किंग जर्नलिस्ट एंड सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज़। मतलब क्या है कि ये तो हमने पढ़ा था, मैनुअल, टेक्निकल, क्लेरिकल, सुपरवाइजरी, ये सब पढ़ा था, है ना। और सुपरवाइज़र को पहले लिमिट थी 10,000 रुपये की। सुपरवाइज़र जो 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं वो वर्कर में नहीं आएंगे, जो 10,000 से कम कमा रहे हैं वो आएंगे। ठीक है। पर अब इसमें क्या कर दिया गया है कि जो सुपरवाइज़र 18,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं ये नहीं आएंगे इसमें, जो 18,000 से कम कमा रहे हैं वो आएंगे, है ना, वो वर्कर बोले जाएंगे। इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट ऐड किया गया है, वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूड किया गया है आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस या प्रिजन स्टाफ को, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ को और सुपरवाइज़र। मतलब वर्क, ये लोग एम्प्लॉय तो हैं, ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन में काउंट करे गए हैं, लेकिन ये वर्कर में नहीं काउंट करे गए हैं। ठीक है। पुलिस, प्रिजन स्टाफ, आर्म फोर्सेस, ये भी वर्कर नहीं है, ये भी वर्कर नहीं है, और एम्प्लॉय में भी ये वर्कर नहीं है। ठीक है। आर्म फोर्सेस वाले सुपरवाइज़र जो 18,000 से कम ज़्यादा कमा रहे हैं वो नहीं है इसमें वर्कर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो
वेजेज की डेफिनेशन में ये जो 50% कैप रूल है ये नया लगाया गया है, 18,000 रुपये नया ऐड किया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पहले नोटिफिकेशन से था स्टैंडिंग ऑर्डर में, अब स्टैट्यूटरी एक्ट में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्क्स कमेटी की बात करी जाए। वर्क्स कमेटी कहाँ लगती है? ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो पास्ट 12 मंथ में। 100 से ज़्यादा वर्कर जहाँ काम किए हों वहाँ वर्क्स कमेटी लगती है, और इसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और मतलब दोनों के बराबर होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, शुड नॉट बी लेस देन एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और वो वर्कर्स में से चुने जाएंगे, और किससे कंसल्ट करके चुने जाएंगे? ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन है कोई वर्कर्स की तो ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके वर्कर्स को रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। ठीक है, और ये गुड रिलेशन और पीस मेंटेन करती है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। और अगर कॉमन इंटरेस्ट का या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट का कोई मैटर है तो उनको रिजॉल्व करती है। फिर आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ठीक है, ये जो है ना ये अपग्रेडेड प्रोविज़न है जिसमें कहा गया है कि कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जीआरसी के लिए 20 है और वर्क्स कमेटी के लिए 100 है। ठीक है, तो जहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको उनके पास एक जीआरसी होनी चाहिए, और जहाँ एम्प्लॉयर वर्कर के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। चेयरपर्सन जो है ना अल्टरनेट होता है, एक बार वर्कर का, एक बार एम्प्लॉयर का। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स यहाँ 10 बताए गए हैं, लेकिन अर्लियर क्या था कि 6 लोग थे, है ना, 6 लोग मैक्सिमम मेंबर्स थे इस जीआरसी में, मतलब 3 एम्प्लॉयर के 3 एम्प्लॉय के। यहाँ मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, 5 एम्प्लॉयर के 5 एम्प्लॉय के। अब इसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ये है प्रोपोर्शन में होना चाहिए टू देयर शेयर अमंग द टोटल वर्कर्स। मतलब क्या है कि जैसे मान लो 50% वुमेन है ना, या फिर मान लो ठीक है 50% अगर वुमेन है तो इस 3 में से 50% रिप्रेजेंटेशन वुमेन को मिलेगा, मतलब 2 हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे मतलब 50% रिप्रेजेंटेशन वुमेन को मिलेगा। सेम मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर के केस में भी होगा। अगर एम्प्लॉयर्स में से 50% वुमेन का शेयर है टोटल वर्क फोर्स में, तो एम्प्लॉयर्स में भी वुमेन आनी चाहिए, लेकिन ऐसा जनरल नहीं है। लेकिन वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स में ज़रूरत है। ठीक है, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मैक्सिमम 10 मेंबर्स, पहले 6 मेंबर्स थे। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस एंड प्रोसेस डील विद द इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स। वर्कर मस्ट अप्लाई विद इन 1 ईयर ऑफ क्लॉज ऑफ ग्रीवेंस। अब ये जो जीआरसी है इसके फंक्शंस क्या है? ये वर्कर्स की इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस को देखता है, और वर्कर जो है ना विद इन 1 ईयर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, पहले जीआरसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई थी, लेकिन ये जो 1 साल की लिमिट है ये नए एक्ट में इस कोड में डाली गई है कि कॉज ऑफ ग्रीवेंस से विद इन 1 ईयर वर्कर को अप्लाई करना है, और जीआरसी को अपनी प्रोसीडिंग विद इन 30 डेज कंप्लीट करनी है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। अगर डिसीजन कब वैलिड है? जब हाफ या उससे ज़्यादा वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स एग्री करें तो ही वैलिड है। ठीक है, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो एग्री वर्कर कंसिलेशन ऑफिसर पे जा सकता है विद इन 60 डेज। ठीक है, या तो इंडिविजुअली या ट्रेड यूनियन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर तो कंसिलेशन ऑफिसर पे विद इन 60 डेज ये वर्कर जा सकता है। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं है तो फिर कंसिलेशन रिक्वेस्ट के 45 दिन के बाद, ठीक है, ट्रिब्यूनल पे पहुंच सकता है, लेकिन विद इन 2 ईयर्स ऑफ टर्मिनेशन। केवल यही प्रावधान है, विद इन 2 ईयर्स। तो कंसिलेशन वर्क्स कमेटी पे का आदेश आया, विद इन 60 डेज मैंने कंसिलेशन ऑफिसर को रिपोर्ट किया, फिर उसके 45 डेज से लेके 2 ईयर्स तक मैं ट्रिब्यूनल पे जा सकता हूँ अपनी ग्रीवेंस लेके। अब पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या था मैं बताता हूँ, क्या क्या प्रोविजन सेम थे। सबसे पहले तो जीआरसी 20 वर्कर्स ये सेम था, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये सब था, चेयरपर्सन का अल्टरनेट होना ये सेम था, मेंबर्स 10 से
6 से 10 हो गए हैं, ये एक चेंज हुआ है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पहले भी था, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये वर्कर्स की इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस देखता है, ये सही था। लेकिन इसमें नया क्या जोड़ा गया है कि इसमें ये है कि इसमें ये 1 ईयर का प्रावधान नया जोड़ा गया है कि वर्कर मस्ट अप्लाई विद इन 1 ईयर। पहले ऐसा कुछ नहीं था, है ना। GRC टू कम्प्लीटेड प्रोसीडिंग्स विद इन 30 डेज, ये पहले भी था, है ना। अब इसमें ये भी नहीं था डिसीजन बाई मेजॉरिटी व्यू। अगर अभी ये नया जोड़ा गया है कि अगर हाफ और मोर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स अगर एग्री करेंगे तो ही डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई वर्कर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो पहले क्या होता था कि पहले सेटिस्फाई नहीं होता है GRC से तो एम्प्लॉयर पे जाना पड़ता था, ठीक है, एम्प्लॉयर पे जाना पड़ता था। अब ये एम्प्लॉयर का जो केस है ना वो ख़त्म हो गया है। अब क्या है, और एम्प्लॉयर को 30 डेज़ में उस टाइम पे वो देना पड़ती थी, अपना डिसीजन देना पड़ता था और उसकी कॉपी वर्कर को भेजनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, डायरेक्टली एग्रीड वर्कर कंसिलेशन ऑफिसर पे जा सकता है विद इन 60 डेज वाया ट्रेड यूनियन और इंडिविजुअली। जैसे ही तुमको GRC का डिसीजन मिला, 60 डेज़ के अंदर कंसिलेशन ऑफिसर पे जाओ अपनी एग्रीवेंस लेके, ठीक है, ग्रीवेंस लेके। और अगर फिर भी रिजॉल्व ना हो तो उस ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं। पहले भी ऐसा कोई मतलब वो नहीं था कि ट्रिब्यूनल पे नहीं जा सकते हैं, कंसिलेशन ऑफिसर पे नहीं, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली टाइमलाइन मेंशन नहीं करी थी। लेकिन इसमें अगर फिर भी अनरिजॉल्व होता है तो ट्रिब्यूनल पे जा सकते हैं विद इन 45 डेज, है ना। लेकिन 45 डेज से कंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालने के 45 दिन बाद, मतलब क्या है कि GRC का डिसीजन आया, 60 दिन के भीतर तुम्हें कंसिलेशन ऑफिसर पे जाना पड़ेगा, फिर 45 दिन के भीतर तुमको ट्रिब्यूनल पे तुम जा सकते हो, लेकिन 2 साल तक ही जा सकते हो, अप टू 2 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि इंडिविजुअल को अगर प्रॉब्लम हुई है, इंडिविजुअल का टर्मिनेशन हुआ है, डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट हुआ है, इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही माना जाएगा, भले ही कोई वर्कर या यूनियन पार्टी ना हो, अकेला भी जा सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस ये कौन अपॉइंट करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पहले भी यही था कि ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रार जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस और एडिशनल जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार ये भी कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं, सेम है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर्स और 100 वर्कर विच एवर इज लेस, ये भी कंटिन्यू फुलफिल हो रही है। और मस्ट कंटिन्यू टू हैव द स्ट्रेंथ, मिनिमम 7 मेंबर्स ऑलवेज। पहले क्या था, पहले प्रोविज़न ये था कि 7 से कम भी हो जाएंगे ना, अगर एक बार 7 मेंबर ने किया बाद में छोड़ के चले गए, 7 से कम भी हो जाएंगे तो भी चलती रहेगी ट्रेड यूनियन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कह दिया है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहनी चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक नई हुई है, इसमें ये बताया गया है कि मिनिमम 7 मेंबर्स हमेशा रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन हम देखते हैं, सारी डिटेल्स और अगर मैच हो रही हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर देता था, ठीक है। और जो भी 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, इस कोड के अंडर में भी वो रजिस्टर्ड ही मानी जाएंगी, ठीक है। बट लेकिन उनको अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स रजिस्ट्रार को अपडेशन में देनी पड़ेगी, ठीक है। कैंसिलेशन हो सकता है अगर एप्लीकेशन, कैंसिलेशन कब हो सकता है, अगर यूनियन खुद दे कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन एप्लीकेशन, या फिर कोड के रूल्स के ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रवेंशन में अगर पाए जाए ट्रेड यूनियन, तो फिर बताया जाएगा। अगर मेंबरशिप जो है ना वो 10% से कम हो जाती है, अगर जो मेंबरशिप है वो 10% से कम हो जाती है तो रजिस्ट्रार को विद इन 60 डेज नोटिस देना पड़ेगा बिफोर कैंसिलिंग, ठीक है। रजिस्ट्रार मस्ट गिव 60 डेज नोटिस बिफोर कैंसिलिंग, ठीक है। अगर मेंबरशिप 10% या 100 से कम हो जाती है, 7 लोगों से कम हो जाती है, तो रजिस्ट्रार 60 दिन का नोटिस देता है और कैंसिल कर देता है, ठीक है।
ये नया रूल आया है कि अगर मेंबरशिप फॉल हो जाती है नीचे, पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, मेंबरशिप अगर गिर जाती है तो रजिस्ट्रार 60 दिन का नोटिस देता है और कैंसिल कर देता है। अर्लियर एक्ट में कोई भी 60 दिन की क्लियर नोटिस टाइमलाइन और ऐसा प्रोविज़न नहीं था। अगर ट्रिब्यूनल कह देता है कि कैंसिल करो तो रजिस्ट्रार कैंसिल करेगा। जो एग्रीड पर्सन है वो ट्रिब्यूनल में करेंगे कि मुझे मेरा कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी नोटिसेस जो हैं रजिस्टर्ड हेड ऑफिस पे भेजे जाएंगे, ठीक है। यूनियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि अगर मेंबर 10% या 100 से कम हो जाते हैं या फिर कोई भी चेंज ऑकर होता है तो रजिस्ट्रार को, पहले क्या था कि अगर वो चेंज होती है तो 14 दिन में देना पड़ेगा, कोई भी चेंज होता है तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई चीज़ लिखी गई है, देखते हैं आगे। हर रजिस्टर्ड यूनियन बॉडी कॉपरेट है, कॉमन सील और परपेचुअल सक्सेशन होगा इसमें। अब ये इम्पोर्टेंट क्लॉज अब ये जो क्लॉज है ये न्यू है और इम्पोर्टेंट है। इसमें डाला गया है रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग यूनिट एंड काउंसिल फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए मतलब एक साथ जब कोई यूनियन काम करती हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करती हैं, तो उसके लिए एक नया रिकॉग्निशन और सिस्टम है ये, ठीक है। अब नेगोशिएटिंग यूनिट बनेगी कैसे? अगर मान लो कहीं बहुत सारी यूनियंस हैं, मान लो कहीं एक ही यूनियन है। अब एक यूनियन ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का वो कर रही है तो वही यूनियन सोल निगोशिएटिंग यूनियन कहा जाएगा, है ना, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रही है यूनियन की। अगर बहुत सारी यूनियंस एक ही डिस्प्यूट पे या बार्गेन कर रही हैं एक ही चीज़ पे, तो उसमें सोल निगोशिएटिंग यूनियन कौन होगी? जिसमें 51% वर्कर्स का सपोर्ट होगा या उससे ज़्यादा, उसको सोल निगोशिएटिंग यूनियन बोला जाएगा। मतलब 51% के ऊपर जो जीतेगा, एक का 60% है, एक का 70% है, ये जीतेगा, इसको सोल निगोशिएटिंग यूनियन बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन 51% से कोई नीचे है, 51% से अगर किसी यूनियन का सपोर्ट कम है उस निगोशिएशन में, तो सब मिला के एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगे सारी यूनियंस। जैसे मान लो, और जिस यूनियन का 20% से ज़्यादा सपोर्ट होगा वो यूनियंस इसमें निगोशिएटिंग काउंसिल में पार्ट करेंगे और 20% पे एक सीट उनको मिल जाएगी। जैसे मान लो 3 यूनियंस हैं, एक की 40% है, ठीक है, एक का मान लो 30% है और एक का जो है वो 15% रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या है कि कोई बार्गेन हो रही है, कोई वो चल रहा है। अब इसमें इस बार्गेन में इस ट्रेड यूनियन के 40% मेंबर्स कह रहे हैं कि हाँ यही होना चाहिए, 30% कह रहा है हाँ यही होना चाहिए, 15% इसके कह रहे हैं कि हाँ यही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कोई भी सोल निगोशिएटिंग यूनियन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सब 51%, 51% से सब कम है ना। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे निगोशिएटिंग काउंसिल, और इसमें ये हर 20 पे एक सीट मिलती है, तो इसको 2 सीट मिल जाएंगी, ठीक है, 2 सीट इसको मिल जाएंगी, इसको एक ही सीट मिलेगी और इसको कोई सीट मिलेगी। ये निगोशिएटिंग काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 1 3, तो टोटल 3 लोग होंगे निगोशिएटिंग काउंसिल में। आगे बढ़ते हैं। अब इस निगोशिएटिंग काउंसिल की ड्यूरेशन वैलिड 3 साल के लिए होती है, लेकिन अगर म्यूचुअल डिसीजन सारी ट्रेड यूनियंस मिलके ले लें तो 5 साल तक इस काउंसिल को चलाया जा सकता है और फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। 1926 एक्ट में कोई ऐसा कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसीजर नहीं था। अब हमने देखा यूनियन का जो जनरल फंड है वो अप्रूव्ड चीज़ों के लिए ही यूज होगा, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों के लिए नहीं होगा, उसके लिए सेपरेट फंड बनाना पड़ेगा। और इसमें पॉलिटिकल फंड में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा, अपनी इच्छा से होगा। इसमें माइनर मेंबरशिप, कोई भी पर्सन जो 14 साल से ज़्यादा है, जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में है, वो यूनियन को ज्वाइन कर सकता है और मेंबर राइट्स इंजॉय कर सकता है, ठीक है।
पुरानी बात करें तो पहले क्या था, 1926 के एक्ट में 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट में पहले 15 साल लिमिट थी, ठीक है। अब 14 साल कर दी गई है कि 15 साल का हो जाएगा तभी ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अब जो चाइल्ड लेबर लॉ से अलाइन करके 14 ईयर्स इसको कर दी गई है, 14 ईयर्स एंड एबव, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल नहीं बन सकता है जब तक 18 साल का नहीं हो जाए, ठीक है। सेम प्रोविजंस हैं, अगर कोई कन्विक्टेड है, कन्विक्शन की सेम रूल है कि अगर कन्विक्टेड है तो नहीं बन पाएगा, या फिर रिलीज़ के 5 साल नहीं हुए हैं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि अगर डिस्प्यूट दो ट्रेड यूनियन के बीच में आ जाता है, ट्रेड यूनियन और उसके मेंबर्स के बीच में आ जाता है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन इसको लेके, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पे जाएंगे जिसका डिसीजन फाइनल होगा। इसमें सिविल कोर्ट्स बेयर कर दिए गए हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट में नहीं जाने हैं, और ये ट्रिब्यूनल पे फास्टर रिजोल्यूशन हो जाता है इंस्टीड ऑफ सिविल सूट्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले अगर डिस्प्यूट हो जाता था यूनियन के अंदर में, डिस्प्यूट हो जाता था दो ट्रेड यूनियन के बीच में या मेंबर्स के बीच में, तो फिर सिविल कोर्ट में जाने का प्रावधान था। लेकिन अब सिविल कोर्ट में नहीं जाना है, अब सीधा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और रिजोल्यूशन फास्टर हो सकता है, सिविल कोर्ट में लटक जाएगा। ये प्रोविज़न सेम है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियन है तो एटलीस्ट 1/2 मेंबर्स जो है ऑफिस बियरर्स होने चाहिए। बाकी के यूनियंस में नॉट मोर देन 1/3, तो 1/3 से ज़्यादा लोग ऑफिस बियरर्स नहीं हो सकते हैं, या 5 आउटसाइडर, मतलब 1/3 से ज़्यादा लोग आउटसाइडर ऑफिस बियरर नहीं बन सकते हैं, और 5 जो भी कम हो। तो आउटसाइडर की बात करें, इसमें कम से कम 1/2 ही, हाफ ही आउटसाइडर हो सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनियंस में 1/3 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जो भी इनमें से कम है ना। सेम है, रिटायर्ड वर्कर्स को आउटसाइडर ट्रीट नहीं किया जाता है। चेंज और एमलगमेशन की बात करी जाए, इसमें 2/3 मेंबर्स का कंसेंट लेना ज़रूरी है, और रिटन नोटिस रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स ईच यूनियन के साइन करेंगे। ये पहले भी था, ये सब पहले भी प्रावधान थे, है ना, और टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज, ठीक है। डिसोल्यूशन की बात करी जाए तो डिसोल्यूशन के लिए रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर डिसोल्यूशन का नोटिस भेज जाना चाहिए, सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। अब अगर रूल्स ने नहीं कहा कि फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाएं, तो रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा, है ना। तो इसमें पुराने एक्ट के जैसा ही प्रावधान है, 14 डेज और 7 मेंबर्स, ठीक है।